हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, आज इसका ये चौथा सेट लेकर के आया हूँ और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीडीपी से रिलेटेड, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड। आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में सीटेड आपसे पूछ चुका है। पिछले हम लोगों ने 3 सेट में देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और आज के सेट में फिर से देखेंगे कि और कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीटेड हमसे पूछ चुका है। तो आइए, टाइम को बिल्कुल भी ख़राब किए बगैर आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के लिए, भाषा अर्जन के लिए एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील का मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीखने के। ठीक है, जहां पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीखने के लिए, तो कौन सी अवस्था है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो आपको बताना है इसमें आंसर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए। तो आपका जो इसमें आंसर है वो क्या है, मध्य बाल्यावस्था। आपका आंसर क्या है, मध्य बाल्यावस्था ऐसी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है जिसमें भाषा अर्जन एवं विकास होता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास की एक अवस्था है, कौन सी है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये आपको बताना है किसके अनुसार लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसमें से आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और बताइए कि कौन सी है। ठीक है, क्या है इसमें बताइए आप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्यों है, क्योंकि लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, इसको जो आपका नैतिक विकास है इसको क्या कहा गया है, इसको अवस्था विकास भी कहा गया है। ठीक है, इसको अवस्था सिद्धांत या अवस्था विकास सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, इनके हिसाब से सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है वो विकास की एक क्या है, अवस्था होती है। ठीक, अगला देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, या फिर जेंडर समरूपता। अगर एक टीचर क्लास में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज़्यादा फोकस करता है या ज़्यादा ध्यान देता है, तो इसका मतलब है कि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है ना। जेंडर पक्षपात कर रहा है, वो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जेंडर पक्षपात कर रहा है। ठीक, अगला देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपको पृथक नहीं करना है, जेंडर पृथक वाला काम नहीं करना है। ठीक है, इसको खत्म करना है ना। इसको क्या करना है, आपको जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये अलग तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी है। अगर आपको ये अनुपात कम करना है तो आपको क्या करना है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? आपके जॉन वी वाटसन हैं, लेव वाइटगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं, या फिर लॉरेंस कोलरबर्ग हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व किसने दिया है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसने दिया है? आपके लेव वाइटगोस्की ने दिया है। किसने दिया है? लेव वाइटगोस्की ने दिया है। क्या दिया है? कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? इस प्रकार की जो होती है, वह वाइगोस्की ने क्या बताया? इस तरह की वार्ता कैसी? ये सेल्फ टॉक होती है, अपने आप से आदमी बात करता है, सेल्फ टॉक होती है। इसी सेल्फ टॉक को वाइगोस्की ने क्या कहा है, किस तरह कहा है कि ये क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है, ये सेल्फ टॉक है, सेल्फ डिस्कशन। अपने आप से आदमी बात कर रहा है कि अरे ये वाला नहीं, इससे गाढ़ा वाला होता तो ये बन जाता पूरा। ठीक है, अगला देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। सपोज करिए कि कोई एक समस्या बच्चे को दे दी गई है, एक काम दे दिया गया है बच्चे को, और उसे जो है करने के लिए उस सहायता की आवश्यकता। अब आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप उसकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन देंगे, थोड़ा सा संकेत देंगे, तो क्या होगा? वो उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे होता है ना, बताते हैं कि अरे ये नहीं, ऐसे करो, प्लस कर, अरे इसमें गलत हो गया, माइनस करके देखो। तो इस तरह के आप संकेत दे रहे हैं। जब आप संकेत देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको पुशअप कर रहे हैं। आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? पुशअप कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ठीक है, पुशअप कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? पाड़ बांधने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाड़ बांधने का काम कर रहे हैं। ये जो इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, ये क्या होता है? पाड़ बांधने का काम करता है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित, निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, या फिर संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो क्या है जीन पियाजे की? वो है संरक्षण, कक्षा, समावेशन। ये इसको बताता है, इसी को विशेषित करता है जीन पियाजे का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ठीक है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना है वो है बेटा क्या? स्कीमा। ठीक है, क्या है? स्कीमा है। अगला देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी नहीं होगा। ये क्या होता है? आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। सपोज करते हैं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हम जब उनसे उनका अवलोकन करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि उस चैप्टर के बारे में उनको कितना मालूम चला है। ठीक है, तो इसीलिए जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, इसकी ऑन कर दो।
बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मान्यकृत परीक्षणों के माध्यम से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आप ये देखिए कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब बहुआयामी होती है। ठीक, बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का क्या होता है, एक समूह होता है। आपकी बुद्धि के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, जो बहुत सारी चीजों के लिए आपके काम आती है। ठीक है, ये कोई एक निश्चित योग्यता नहीं है, ये क्या है, एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। समझ गए। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन ढूंढती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है भाई, जब आप एक समस्या है, एक समस्या के आप कई समाधान ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, सृजनात्मक हैं। आप क्या हैं, सृजनात्मक विचारक हैं। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को, किसी भी समस्या का एक से ज्यादा समाधान खोजते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, सृजनात्मक विचारक हैं। ठीक है, आपके अंदर सोचने की बहुत अच्छी क्षमता है, जिसको आप मतलब बहुत सारे तरीकों से आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब आप पढ़ा लिखा रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो वंचित समूह है उन विद्यार्थियों के द्वारा क्या हो रहा है, सहभागिता उनकी कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, या इन्वॉल्वेशन जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उसका लेवल कम हो रहा है, तो आपको एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके। बिल्कुल सबसे सही तरीका आप क्या है कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, मैं सिर्फ ये वंचित समूह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी समूह की बात कर रहा हूँ, कि अगर उनका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, कि उनका देख रहे हैं कि आप जो है मन नहीं लग रहा है या इंटरेस्ट कम हो रहा है क्लास में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने तरीकों पे एक बार विचार कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षण पद्धति पर एक बार विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, एक समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव क्लास में क्या होगा, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी कभी भी नहीं, और तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना भी नहीं। तो आपके पास आंसर क्या बचता है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से बेटा क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि उनके अंदर क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, पठन वैफल्य है तो इसका मतलब है कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, मतलब क्षमता नहीं है। शिक्षा का अधिनियम अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष, या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो जो आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम 2020 है, इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष। क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी
परिपेक्ष है आपका जवाब। अब देखिए संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, तो अधिगम जो है बेटा ये क्या है, सीधे सीधे मैं बता दूं आपको, ये है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, ये है आपका अवबोधन की प्रक्रिया में केंद्रित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक, अगला देख लो। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। जो बच्चे अपने ही द्वारा सिद्धांत बना लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या प्रयोगिता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना। ठीक है, इस जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, सिंपली वो क्या होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होती है वो बच्चों के ही चीजों पर केंद्रित होती है। ठीक है, सारा कुछ क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना इसकी विशेषता होती है। ठीक है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है, पूर्णतः अलग हो नहीं सकते, स्वतंत्र हो नहीं सकते, संबंधित नहीं हो सकते। इसका मतलब एक दूसरे में क्या है, वो सन्निहित है। ठीक है, अगला देख लो आप। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो जो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार क्या है, अधिगम जो है आपका, अधिगम जो है वो क्या है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, या अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है, या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्याविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आपके क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है उदाहरण देना। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या हो जाता है, जब आप इस तरह का कार्य करते हैं, पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ये हो जाता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। लगातार पुरस्कार एवं दंड नहीं देना चाहिए, लगातार पुरस्कार एवं दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? दंड तो देना ही नहीं है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ ये होगा, फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 और 3, तो 1 2 3 4, ये 2 और 3 आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक,
शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कोई जटिल अवधारणा है, ठीक है, उसको समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, मतलब इजी कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। कोई चीज के बारे में अगर आपकी गलत अवधारणा है या जटिल अवधारणा है तो एक बार उस पर क्या कर दिया जाए, अन्वेषण एवं परिचर्चा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो आपकी समझ है वो क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी। जो जटिल समझ है वो क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो जो ये विचार है, ये ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा कि वो एक समस्या समाधान कर्ता बनने में उसको मदद मिलेगी, एक समस्या समाधान कर्ता बनने में मदद मिलेगी उसको। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास किसमें होता है बेटा, तो ये सीधे सीधे शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इस अवधि में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है, जो आपका शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ध्यान देना, सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। तो भाई विकास तो जीवन पर्यंत होता है, ये सत्य है, विकास परिवर्त है, ये भी सत्य है, और विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो मतलब ये तो सिद्धांत हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो ऑप्शन है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये ही आपका सही आंसर है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों हैं। अगला देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, ठीक है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया। तो व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है बेटा, तो प्राथमिक कारण यही होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण होता है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस। तो जो आपका द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण बेटा वो क्या है, विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है। प्राथमिक आपका क्या है, परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, जबकि द्वितीयक क्या होता है आपका, विद्यालय एवं मीडिया होता है, ठीक है। तो बच्चे ये हो गए आज के महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट ने आपसे पुराने वर्षों में पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारे प्रयास समझ में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट भी कीजिए तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए, जिससे हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिल सके, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल सके, और आपके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसी प्रकार ला सकें और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर तैयार कर सकें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।